तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं निश्चित समाकलन, जिसको इंग्लिश में डिफिनिट इंटीग्रल बोलते हैं, कोई डिफिनिट इंटीग्रेशन भी बोलता है, दोनों नाम सेम है। देखिए, निश्चित समाकलन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है निश्चित समाकलन से। और ये जो निश्चित समाकलन है ना, ये बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि अभी तक आप लोगों ने जो अनिश्चित समाकलन किए हो उसी के आधार पर ये निश्चित समाकलन बनता है। मतलब यहाँ पर थोड़ा सा नए चीज़ सीखना है, बाकी जो पीछे बनाए हो समाकलन उसी के ऊपर आधारित है। तो इस क्लास को अच्छे से अंत तक देखिएगा। आज की क्लास में निश्चित समाकलन से रिलेटेड हमारा क्लास होगी और ये पूरा इम्पोर्टेंट क्लास होगी, क्योंकि इसमें हम थ्योरी पढ़ाने वाले हैं, कुछ एग्जाम्पल देंगे। उसके बाद आप लोग निश्चित समाकलन का प्रश्न बनाने लग जाओगे, समझने लग जाओगे, और बहुत ईजी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन में अंतर क्या है। देखिए, अनिश्चित समाकलन का नाम से ही पता लग रहा है कि अनिश्चित मतलब उसका कोई फिक्स नहीं है, कहाँ से कहाँ आप जहाँ मन वहाँ चल जाओ, कोई आपका निश्चित नहीं है, मतलब अनिश्चित हो, कोई फिक्स जगह नहीं है। लेकिन यहाँ पर निश्चित समाकलन जो है ना, निश्चित समाकलन का फिक्स जगह होता है। मतलब आपको यहाँ से यहाँ तक ही जाना है। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि मान लो कि आपको जाना है, मान लो आपके घर से स्कूल, आपके घर से स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, तो स्कूल से कॉलेज ये फिक्स हो गया, तो इसको हम लोग निश्चित बोलेंगे। ठीक है, और जिसका कोई फिक्स ही नहीं है उसको क्या बोलेंगे? अनिश्चित। तो यही अंतर है दोनों में, दोनों एक जैसा ही बनता है। और ये हम कहना चाहते हैं कि निश्चित समाकलन पूरा का पूरा अनिश्चित के जैसा ही बनेगा। बस 2-3 स्टेप आपको निश्चित का जो मेथड है वो सीखना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि निश्चित समाकलन कहते किसको हैं, इसका परिभाषा सीखेंगे, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए, निश्चित समाकलन का परिभाषा होता है कि वह समाकलन जिसका सीमा मतलब अब वो सीमा नहीं जो अभी मतलब वायरल है, वो सीमा की पाकिस्तान वाली सीमा का बात नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सीमा की जो बात होगी अभी हम बताएंगे। ठीक है ना, पहले आपको परिभाषा हम बता देते हैं। सीमा नाम आने से कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है कि पाकिस्तान वाली सीमा हमारे इंडिया में बहुत सारी है। ठीक है, तो उसका भी नहीं, हम लोग गणित में सीमा का काम कर रहे हैं। ठीक है, उसका हम बात कर रहे थे। तो देखो, निश्चित समाकलन का परिभाषा होता है कि वह समाकलन जिसकी सीमाएं दी गई हो उसे निश्चित समाकलन कहते हैं। इसमें सी और के जो होता है ना, जैसे हम लोग अनिश्चित समाकलन में देखो ऊपर में, इससे पहले अनिश्चित था तो उसमें सी और के ऐसा हम लोग डालते थे, यहाँ पर कोई डालने की जरूरत नहीं पड़ता है लास्ट में। ठीक है, तो पहले तो हम परिभाषा लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में बातें आ जाए, फिर हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे। और ये बहुत ईजी भी है। वह समाकलन जिसकी सीमाएं दी गई हो, जिसकी सीमाएं दी गई हो उसे निश्चित समाकलन कहते हैं। निश्चित समाकलन कहते हैं। ठीक है, जिसका सीमा दिया गया होगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें किसी नियतांक, सी या के का प्रयोग नहीं होता है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको बातें ज़्यादा समझ में आएगी, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के अधूरे हैं आप लोग। देखो, इसका मतलब है
हमने क्या बोला निश्चित समाकलन का, जैसे मान लो ये समाकलन है, इसमें कोई हमारा फंक्शन रहेगा एफ एक्स कोई भी डी एक्स। तो इसमें क्या होता है निश्चित समाकलन में, अनिश्चित में होता है कि यहाँ पर कोई लिमिट नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा ए से लेकर के बी तक, मतलब ये निश्चित हो गया कि ए से आपको बी तक ही जाना है, आगे पीछे नहीं जाना है, बस इतना से इतना ही तक आपको रहना है, ठीक है। तो जब ऐसा दिया रहता है तो इसको इंटीग्रेशन करने का रूल क्या होता है ये समझो। तो जो हमारा एफ एक्स डी एक्स होता है ना, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो एफ एक्स डी एक्स का सिंपल इंटीग्रेशन क्या होता है, याद है या भूल गए? एफ एक्स ही होता है। और यहाँ पर लगाएंगे ऐसा ब्रैकेट और यहाँ पर लिखेंगे ए है तो ए और बी है तो बी। अब इसका मतलब हुआ देखो, ये होता है लोअर लिमिट और ये होता है अपर लिमिट। तो पहले क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट लगता है ऊपर वाला, तो इसमें हो जाएगा एफ बी, क्या होगा ये जो एक्स की जगह क्या लग जाएगा बी, और उसमें होता है माइनस, फिर लोअर लिमिट एफ ए होता है। ये देखो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन भी बनेंगे। कहोगे सर कैसे क्वेश्चन बनेगा, ये तो थ्योरी है। तो देखो हम एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है कि इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, और इसका जो लिमिट है, लिमिट हम क्या दे दें, बोलो जो कहोगे दे सकते हैं, 2 से 3 तक इसका लिमिट है। इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा निश्चित समाकलन में। तो आप कैसे बनाओगे, तो देखो एक्स है ना, तो एक्स को आप सिंपल इंटीग्रेशन जानते हो ना, ये तो नहीं भूले हो, अभी पीछे पूरा पढ़ कर आए हो। तो एक्स का तो होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, सबको पता है। और हमने बोला था कि यहाँ पर लगाएंगे ब्रैकेट, और जो लोअर लिमिट है, नीचे वाला लोअर, ऊपर वाला अपर बोलते हैं, इसको ज्यों कहते हैं लिखेंगे। अब रूल क्या कहता है कि पहले अपर लिमिट एक्स की जगह रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, पहले तो जो बटे में 2 है ना उसको बाहर कर देंगे, 1/2 को, एक्स स्क्वायर है तो अपर रखेंगे एक्स की जगह, तो 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस, इस बार 2 ले जाकर रखेंगे एक्स की जगह, 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दो, 1/2, 3 का 9 माइनस 2 दूनी के 4, तो 9 में से 4 जाएगा 5, 5/2 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह से हमारा ये निश्चित समाकलन का क्वेश्चन बनता है। इतना ही पर नहीं हो जाएगा, अभी आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे, आप पेशेंस बनाए रखिए, बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अभी आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आपको ऐसा भी क्वेश्चन मिलेगा कि इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, और ये जो है ना 0 से लेकर के पाई तक है, क्या है 0 से लेकर के पाई तक। अब देखो इस तरह का जब क्वेश्चन मिलेगा तो आपको कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है, बहुत इजी है। आप जो पहले, हाँ एक बात और, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो बोल रहे हैं कि सर आपका सारा वीडियो यूट्यूब पर ही मिल जाता है। मेरे भाई आप चेकआउट करना, और इस सप्ताह के लास्ट तक सारे वीडियो प्राइवेट हो जाएंगे, मतलब पार्ट 1 मिलेगा, पार्ट 2, 3, 4 यूट्यूब पर देखने को भी नहीं मिलने वाला है, समझ जाओ। जो सोच रहे हैं ना कि हमारे सारे मिल जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप चेकआउट करो सही से, 2-3 प्रश्नावली का आपने देख करके और बोल रहे हो ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। सारे के सारे आपको बहुत जल्द प्राइवेट हो जाएंगे। जो बच्चे मेंबरशिप में जुड़े हैं उनको ही मिलता है ऐप पर क्लास, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं सोचना है आप लोगों को, ओके, इस बात को कंफर्म कर लेना। और ये देखो साइन एक्स, तो साइन एक्स का जब इंटीग्रेशन करेंगे, सिंपल जो पढ़े हो ना वही काम करना है। साइन एक्स का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होगा कॉस एक्स, क्या होगा कॉस एक्स। क्या कॉस एक्स होगा? नहीं, माइनस होता है, तो माइनस को हम क्या करेंगे बाहर लिख लेंगे, माइनस को हम बाहर लिख लेंगे। और ये 0 है और ये पाई है, 0 से लेकर के पाई तक, ठीक है। अब देखो तो एक बार अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट, ये तो जानते हो, माइनस है तो बाहर हो गया, अपर लिमिट रखेंगे कॉस पाई हो गया, ठीक है, और माइनस लोअर लिमिट ये कॉस 0 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो ये माइनस और एक कॉस पाई मतलब कॉस 180 का मान,
ये हो जाएगा -1। और ये देखो cos 0 का मान -1 होता है, ये तो सबको पता है। अब यहाँ से देखो तो ये माइनस और ये माइनस माइनस -2 हो जाएगा, दोनों को गुना कर देंगे तो ये हमारा 2 हो जाएगा। तो देखो हमारा 2 आंसर आ गया। तो क्या आप लोग भी इस तरह से बना सकते हो क्वेश्चन? बिल्कुल आप भी बना सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ही सिंपल है सब क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, ठीक है ना। कुछ एक्सपोनेंट वाला ले लेते हैं, ठीक है। उसमें भी आप लोग को थोड़ा सा कन्फ्यूजन में पड़े रहते हो आप लोग, तो उस तरह का भी क्वेश्चन लेते हैं। सारे बनाएंगे, अरे बहुत ईजी है। आप एक दिन जरूर कहोगे ना कि सर ये सब ना उस जो अनिश्चित समाकलन पढ़े हैं उससे ईजी है। अब इसका लिमिट आपका जो मन करे ले सकते हो, हम तभी एग्जांपल दे रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, तो 4 से 5 ले लेते हैं, कोई बात नहीं। अब इसको इंटीग्रेशन करना है तो सिंपल जो आप लोग इंटीग्रेशन पढ़े हो ना e⁻x का, e⁻x लिख लेंगे, बस इसका लिमिट लिख लेंगे। लोअर है 4, अपर है 5। अब क्या करेंगे, एक बार अपर लगाएंगे e⁻5 माइनस एक बार लोअर लगाएंगे e⁻4, हो गया आंसर। यदि इसको और आगे ले जाना चाहते हो तो e⁻4 दोनों में कॉमन मिलेगा और यहाँ से e और -1, और ये देखो आपका आंसर। समझ में आया सबको? किसी को दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है ना? ये सब इजी है, बहुत इजी, कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है मेरे भाई, बहुत इजी है सब। समझ गए? कोई डाउट में तो नहीं है ना? चलो अब देखो हम आते हैं निश्चित समाकलन का मापांक में जब क्वेश्चन रहता है ना, उसका रूल थोड़ा सा कठिन लगता है सबको, और है भी, हम भी कह रहे हैं कि कठिन है थोड़ा, लेकिन बहुत इजी भी है। ऐसा भी कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। मापांक वाला जो फार्मूला होता है कठिन है, मतलब शुरू में लगता है, बाद में इजी हो जाएगा। तो मापांक लिख लो, लिखेंगे ऐसे कि निश्चित समाकलन का गुण, टॉपिक ऐसे डालो, निश्चित समाकलन का निश्चित समाकलन का गुण, ठीक है। इसका गुण क्या है? तो सबसे पहले टाइप 1 में देखेंगे मापांक के, टाइप 1 में डालिए मापांक। जब मापांक में दिया रहता है तो उस टाइप हम कैसे क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे आपका पहला हो जाएगा, फार्मूला बनेगा कि इंटीग्रेशन a से लेकर के b तक, और यहाँ मापांक लग जाएगा f(x) मापांक dx, ये चीज़ बन जाएगा। तो जब ऐसा बनता है ना और ये मापांक में दिया रहता है तो उसके लिए रूल है। क्या रूल है? रूल कहता है कि जो मापांक x होता है, ये जो मापांक x होता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो हमारा x है, एक बार -x मतलब 0 से छोटा होगा और एक बार 0 से बड़ा होगा, ये मापांक का मतलब होता है। तो यहाँ भी मापांक का वही मतलब है। क्या मतलब है? देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि जब f(x) बराबर हमने 0 रखा, x का मान क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब देखो क्या है मापांक का, कि एक होता है मापांक में क्या होता है, अभी आपको यहाँ पर समझाए हैं और पहले भी पढ़े हो आप लोग। एक होता है नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव। देखो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, और यहाँ पर बीच में x बराबर 0 के बराबर होता है। 3 चीज़ होता है मापांक से, एक बार x बराबर 0 के लिए मिलता है, एक बार छोटे के लिए और एक बार बड़े के लिए। ये 3 चीज़ मिलता है मापांक में, सबको पता है। तो यहाँ शुरू होता है x बराबर a से, और यहाँ ख़त्म हो जाता है कहाँ पर? लास्ट में b हो रहा है, तो x बराबर b। तो देखो आप ऐसे ही डायरेक्ट नहीं बना सकते हो जब मापांक में दिया रहता है। तो जैसे हमने ये सब बनाया ना, डायरेक्ट बना रहे हैं, लेकिन मापांक में जब दे देगा तो इस तरह से बनाएंगे। कैसे? पहले a से पहुँचेंगे 0, कहाँ पहुँचेंगे? a से 0, और फिर 0 से लेकर b तक जाएंगे। इस तरह से पहले उसको सॉल्व करेंगे। कैसे? तो देखो जब मापांक में दिया रहे तो इंटीग्रेशन a से b मापांक f(x) dx इक्वल टू क्या बनेगा? सबसे पहले a से जाएंगे 0, a से जाएंगे 0, और ये होता है माइनस ना, देखो माइनस है नेगेटिव वाला, तो f(x) होगा। ठीक है, ये सब बात आप लोग को अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, तो जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो आ जाएगा। अगेन 0 से कहाँ तक जाएंगे? b, 0 से b,
और ये हो जाएगा प्लस एफ एक्स डी एक्स। ये देखो हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आई बात। तो इस पर भी हम बहुत सारा क्वेश्चन भी बनाएंगे, बट अभी नहीं बनवाएंगे। बस आप फार्मूला याद रखो, आपको आगे आने वाला लाइफ में काम देने वाला है। ठीक है, बस फार्मूला याद रखो, बहुत सारा इस पर प्रश्न मिलेंगे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझ गए बात को। तो चलो हम अगले क्लास में मिलते हैं आप लोगों से, और वहाँ पर प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट सूचना ये भी है हमारे तरफ से कि देखो 7.8 है, 7.8 को आप लोग बना करके चेक करिएगा। लेकिन यहाँ बोला है कि जोक की सीमा के रूप में, तो जोक की सीमा के रूप में जो 7.8 प्रश्नावली है इस बार आपको बुक में दिया है, लेकिन अगले बार से मतलब नए जो बुक लेंगे ना उसमें है भी नहीं है, हटा दिया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा भी बोल रहे हैं कि सर नए बुक से नहीं, मतलब पुराने बुक से हमारे क्वेश्चन आएंगे। मैं गारंटी देता हूँ कि एक क्वेश्चन इससे नहीं आएगा 7.8 से। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अब आप इसको हटा दिया गया, पूरा एनसीईआरटी पैटर्न जो है ना पूरा हटा दिया गया है, तो सारे स्टेट में भी लागू होंगे, तो इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे। आप घबराना नहीं, जो कि सीमा किस तरह से बनाना है क्वेश्चन, लेकिन इससे बनाने से कोई प्रॉफिट नहीं है। ये बहुत लॉन्ग लॉन्ग प्रश्न होते हैं और बनाने से प्रॉफिट ही नहीं है, क्योंकि आपका एग्जाम बुक से ही हटा दिया गया है नए बुक में, और नए बुक से ही आपका एग्जाम भी होने वाला है। मैं गारंटी देता हूँ 100% तैयार रहना। यदि आपको ज़्यादा पढ़ने वाले हो तो बना लेना, जो कि सीमा से पहले हम पढ़ाए हुए हैं, लेकिन इस बार आपको नहीं आने वाला है। इस बार क्या हमेशा के लिए हटा दिया गया है आप। ठीक है, तो घबराना नहीं है, आराम से इसको छोड़ देना है। 7.8 आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, लेकिन आप इस जोक की सीमा हटा दोगे तब निश्चित समाकलन आप कर सकते हो। आप प्रैक्टिस करना निश्चित समाकलन करके, ये जोक सीमा हटा देना, क्योंकि आप जोक सीमा नहीं पढ़ना है। आप बस 7.8 को इस मकसद से देखना कि इसे निश्चित समाकलन करना है। ठीक है, आप निश्चित समाकलन करना, प्रैक्टिस होगा, अच्छा लगेगा मेरे को भी। ठीक है, आप लोग का भी प्रैक्टिस होगा तो आगे बढ़ोगे, समझ में आएगा बातें, कंसेप्ट आपका डेवलप होगा। ठीक है, जोक की सीमा को हटा दिया गया है, बिल्कुल ये पढ़ना ही नहीं है। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 7.9 में, लेकिन हम उसको कहेंगे 7.8, ये भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 7.8 को हटा दिया गया बुक से, तो 7.9 को हम 7.8 कहेंगे, इस बात को ख्याल रखिएगा। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।